हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैप्टर 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। 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 प्रवाहित जल, अपरदित स्थलाकृति, निक्षेपित स्थलाकृति। प्रवाहित जल, अपरदित स्थलाकृति, निक्षेपित स्थलाकृति। भौम जल, अपरदित स्थलाकृति, निक्षेपित स्थलाकृति। भौम जल, अपरदित स्थलाकृति, निक्षेपित स्थलाकृति। हिमनद, अपरदित स्थलाकृति, निक्षेपित स्थलाकृति। हिमनद, अपरदित स्थलाकृति, निक्षेपित स्थलाकृति। तरंग एवं धाराएं, अपरदित स्थलाकृति, निक्षेपित स्थलाकृति। तरंग एवं धाराएं, अपरदित स्थलाकृति, निक्षेपित स्थलाकृति। पवने, अपरदित स्थलाकृति, निक्षेपित स्थलाकृति। पवने, अपरदित स्थलाकृति, निक्षेपित स्थलाकृति। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन करते हैं। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन करते हैं। आप यह जानते ही हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। आप यह जानते ही हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। चूँकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जाने कि भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। क्योंकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जाने कि भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थलखंड को भू आकृति कहते हैं तो भूदृश्य क्या है। अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थलखंड को भू आकृति कहते हैं तो भूदृश्य क्या है। बहुत से संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर भूदृश्य बनाती है जो भूतल के विस्तृत भाग है। बहुत से संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर भूदृश्य बनाती हैं जो भूतल के विस्तृत भाग है। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित है। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित है। अधिकतर भू आकृति प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती है और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती है और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमी अथवा तेज गति के कारण होता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमी अथवा तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं ये प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती है जिनसे भू आकृतियां रूपांतरित होती हैं। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं ये प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती है जिनसे भू आकृतियां रूपांतरित होती हैं। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की अवस्थाओं से है। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की अवस्थाओं से है। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की अवस्थाओं से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, जो अवस्था प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से की जा सकती है। एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, जो अवस्था प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से की जा सकती है। भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या है। भू आकृतिक कारक और समय, अपरदन और निक्षेपण। भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या है। भू आकृतिक कारक और समय, अपरदन और निक्षेपण। भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या है। भू आकृतिक कारक और समय, अपरदन और निक्षेपण। भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि इसे असंतुलित किए बिना और भविष्य में इसकी संभावनाओं को कम किए बिना इसका प्रभावशाली रूप से उपयोग किया जा सके।
भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि इसे असंतुलित किए बिना और भविष्य में इसकी संभावनाओं को कम किए बिना इसका प्रभावशाली रूप से उपयोग किया जा सके। भूआकृतिक विज्ञान भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन है जिसमें इसके आकार, पदार्थों व प्रक्रियाओं जिनसे यह भूतल निर्मित है का अध्ययन किया जाता है। भूआकृति विज्ञान भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन है जिसमें इसके आकार, पदार्थों व प्रक्रियाओं जिनसे यह भूतल निर्मित है का अध्ययन किया जाता है। भूतल पर अपरिवर्तन अनेक भूआकृतिक कारकों के द्वारा किए गए अपरदन से होता है। भूतल पर अपरिवर्तन अनेक भूआकृतिक कारकों के द्वारा किए गए अपरदन से होता है। निसंदेह निक्षेपण प्रक्रिया भी बेसिनों, घाटियों व निचले स्थलरूपों के भर कर धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन करती है। निसंदेह निक्षेपण प्रक्रिया भी बेसिनों, घाटियों व निचले स्थलरूपों को भर कर धरातलीय स्वरूप को परिवर्तन करती है। अपरदन के पश्चात निक्षेपण होता है और निक्षेपित तल भी फिर से अपरदित होते हैं। अपरदन के पश्चात निक्षेपण होता है और निक्षेपित तल भी फिर से अपरदित होते हैं। प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमनद, पवन व तरंग प्रबल अपरदनकारी व निक्षेपणकारी कारक है जिसके साथ अपक्षय व बृहच्छरण भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं और बदलते हैं। प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमनद, पवन व तरंगे प्रबल अपरदनकारी व निक्षेपणकारी कारक है जिनके साथ अपक्षय व बृहच्छरण भी सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं और बदलते हैं। ये भू आकृतिक कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध बदलाव लाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप स्थल रूपों का अनुक्रमिक विकास होता है। ये भू आकृतिक कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध बदलाव लाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप स्थल रूपों का अनुक्रमिक विकास होता है। प्रत्येक भू आकृतिक कारक एक विशेष प्रकार का स्थल रूप समुच्चय बनाता है। प्रत्येक भू आकृतिक कारक एक विशेष प्रकार का स्थल रूप समुच्चय बनाता है। यही नहीं, प्रत्येक प्रक्रिया व कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थल रूपों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। यही नहीं, प्रत्येक प्रक्रिया व कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थल रूपों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे, जिन्हें महसूस न किया जाए, कार्य करती है और उन्हें उनके परिणाम द्वारा देखा या मापा जा सकता है। आप जानते हैं कि अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे, जिन्हें महसूस न किया जाए, कार्य करती है और उन्हें उनके परिणाम द्वारा ही देखा या मापा जा सकता है। ये परिणाम क्या है? ये परिणाम कुछ और नहीं अपितु स्थल रूप और उनकी विशेषताएं हैं। ये परिणाम क्या है? ये परिणाम कुछ और नहीं अपितु स्थल रूप और उनकी विशेषताएं हैं। अतः इन स्थल रूपों का अध्ययन ही हमें इनकी प्रक्रियाओं और कारकों के विषय में बताएगा जिन्होंने इन्हें निर्मित किया है या कर रहे हैं। अतः इन स्थल रूपों का अध्ययन ही हमें इनकी प्रक्रियाओं और कारकों के विषय में बताएगा जिन्होंने इन्हें निर्मित किया है या कर रहे हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं का बोध नहीं होता। ऐसी कुछ प्रक्रियाएं बताएं जो देखी जा सकती है तथा कुछ ऐसी जिन्हें देखी ना जा सकती है। चूँकि भू आकृतिक कारक अपरदन व निक्षेपण में सक्षम है, अतः अपरदित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। चूँकि भू आकृतिक कारक अपरदन व निक्षेपण में सक्षम है, अतः अपरदित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं जो चट्टानों की संरचना तथा प्रकार यथा मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, पारगम्यता तथा अपारगम्यता, भ्रंश, दरार, जोड़ आदि पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं जो चट्टानों की संरचना तथा प्रकार यथा मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, पारगम्यता तथा अपारगम्यता, भ्रंश, दरार, जोड़ आदि पर निर्भर करते हैं। कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक भी है जैसे समुद्र तल का अस्थायित्व, भूतल का विवर्तनिकी स्वरूप, जलवायु जो स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करते हैं। कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक भी है जैसे समुद्र तल का अस्थायित्व, भूतल का विवर्तनिकी स्वरूप, जलवायु जो स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करते हैं। कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रक भी है जैसे समुद्र तल का अस्थायित्व, भूतल का विवर्तनिकी स्वरूप, जलवायु जो स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करते हैं। इन तीनों नियंत्रक कारकों में से किसी में व्यवधान आने के कारण भी स्थल रूपों का क्रमबद्ध एवं अनुक्रमिक विकास को बाधित कर सकता है। इन तीनों नियंत्रक कारकों में से किसी में व्यवधान आने के कारण भी स्थल रूपों का क्रमबद्ध एवं अनुक्रमिक विकास को बाधित कर सकता है। इस अध्याय में आगे प्रत्येक भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमनद, तरंग और पवने आदि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। इस अध्याय में आगे प्रत्येक भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमनद, तरंग और पवन आदि का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। यह भी प्रस्तुत है कि इन कारकों द्वारा भूतलीय अपरदन कैसे प्रभावित होता है। इसके साथ ही कुछ अपरदित व निक्षेपित स्थल रूपों का विकास भी प्रस्तुत किया जाता है। प्रवाहित जल, प्रवाहित जल, प्रवाहित जल, प्रवाहित जल, प्रवाहित जल। आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है जो धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं। एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है। प्रवाहित जल के
दो तत्व है, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, दूसरा रैखिक प्रवाह जो घाटियों में नदियों सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाही जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, दूसरा रैखिक प्रवाह है जो घाटियों में नदियों सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाही जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थलरूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवा अवस्था से संबंधित है। प्रवाही जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थलरूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवा अवस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तन हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ हो जाता है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित हुई आकृतियां बनाती है, लेकिन ये नदियों के माध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती है, लेकिन ये नदियों के माध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाही जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। प्रवाही जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियों और घाटियों समतल मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियों और घाटियों समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्चावच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? हाँ, संभव है। क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्चावच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? हाँ, संभव है। पेरिप्लेन बन जाएगा। धरातल पर परत के रूप में फैलाव प्रभाव। धरातल पर परत के रूप में फैला प्रभाव। स्थलगत प्रवाह ओवरलैंड फ्लो परत अपर्दन का कारण है। स्थलगत प्रवाह परत अपर्दन का कारण है। स्थलगत प्रवाह परत अपर्दन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित होती है। इन अवनलिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती है। इन अवनालिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती है। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात एवं सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती है और घाटियों में पार्श्व अपर्दन अधिक होता है। मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती है और घाटियों में पार्श्व अपर्दन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारे की ढाल मंद होती जाती है। कालांतर में घाटियों के किनारे की ढाल मंद होती जाती है। इस प्रकार अफवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक कि ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाडुनोक कहते हैं। इसी प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिसे मोनाडुनोक कहते हैं। इस प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाडुनोक कहते हैं। मोनाडुनोक कहते हैं। नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या पेनिप्लेन कहलाते हैं। नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या पेनिप्लेन कहलाते हैं। नदी अपर्दन द्वारा बने इस प्रकार का मैदान समप्राय मैदान या पेनिप्लेन कहलाते हैं। नदी अपर्दन द्वारा बने इस प्रकार का मैदान समप्राय मैदान या पेनिप्लेन कहलाते हैं। नदी अपर्दन द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या पेनिप्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था के स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था के स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से है। युवा अवस्था, यूथ। युवा अवस्था, युवा अवस्था, युवा अवस्था, यूथ। युवा अवस्था, यूथ।
इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ उथली भी आकार की घाटी बनाती है, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। नदियाँ उथली भी आकार की घाटी बनाती है, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या सक्रिय बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। नदियाँ उथली भी आकार की घाटी बनाती है, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या सक्रिय बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती है। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती है। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहाँ अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ जलप्रपात व छिबरिकाएँ बन जाते हैं। जहाँ अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती है, वहाँ जलप्रपात व छिबरिकाएँ बन जाते हैं। जहाँ अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती है, वहाँ जलप्रपात व छिबरिकाएँ बन जाते हैं। प्रौढ़ावस्था मैच्योर, प्रौढ़ावस्था मैच्योर, प्रौढ़ावस्था मैच्योर, प्रौढ़ावस्था मैच्योर, प्रौढ़ावस्था मैच्योर। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती है। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती है। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती है। नदी घाटियाँ भी आकार की होती है लेकिन गहरी होती है। नदी घाटियाँ भी आकार की होती है लेकिन गहरी होती है। नदी घाटियाँ भी आकार की होती है लेकिन गहरी होती है। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाते हुए प्रवाहित होती है। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवावस्था में निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदीय दलदलीय क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। युवावस्था में निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व छिपरिकाएँ लुप्त हो जाती हैं। जलप्रपात व छिपरिकाएँ लुप्त हो जाती है क्योंकि कठोर चट्टान भी अब पूरी तरह से अपर्दित हो चुके हैं। जलप्रपात व छिपरिकाएँ लुप्त हो जाती हैं क्योंकि कठोर चट्टान भी अब पूरी तरह से अपर्दित हो चुके हैं। वृद्धावस्था ओल्ड, वृद्धावस्था ओल्ड, वृद्धावस्था ओल्ड, वृद्धावस्था ओल्ड। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती है और ढाल मंद होता है। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती है और ढाल मंद होता है। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती है और ढाल मंद होता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध गोखुर झील आदि बनाती है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध और गोखुर झील आदि बनाती है। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। नदी का अंतिम लक्ष्य भूदृश्य को समुद्र तल के बराबर कर देना। नदी का अंतिम लक्ष्य भूदृश्य को समुद्र तल के बराबर कर देना। अपर्दित स्थल रूप, अपर्दित स्थल रूप, अपर्दित स्थल रूप, अपर्दित स्थल रूप। घाटियाँ, घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती है। ये छोटी क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ये अवनालिका धीरे धीरे और गहरी होती जाती है। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती है। ये अवनालिकाएं धीरे धीरे और गहरी हो जाती है। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती है। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियाँ भी आकार घाटी, गॉर्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियाँ भी आकार घाटी, गॉर्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। गॉर्ज एक गहरी सकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। एक कैनियन गॉर्ज एक गहरी सकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और एक यह भी गॉर्ज की ही भांति गहरी होती है। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गॉर्ज की ही भांति गहरी होती है। गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गॉर्ज का ही एक दूसरा रूप है। वास्तव में कैनियन गॉर्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरणार्थ कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरों में पाए जाने से होता है तथा गॉर्ज कठोर चट्टानों में बनता है। उदाहरणार्थ कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरों में पाए जाने से होता है तथा गॉर्ज कठोर चट्टानों में बनता है। गॉर्ज
वर्सेस कैनियन, गॉर्ज वर्सेस कैनियन, गॉर्ज वर्सेस कैनियन। गॉर्ज गहरी सकरी घाटी, दोनों पार्श्व तीर ढाल। गॉर्ज गहरी सकरी घाटी, दोनों पार्श्व तीर ढाल। गॉर्ज गहरी सकरी घाटी, दोनों पार्श्व तीर ढाल। कैनियन गॉर्ज की भांति ही गहरी किनारे भी खड़ी ढाल। कैनियन गॉर्ज की भांति गहरी किनारे भी खड़ी ढाल। कैनियन गॉर्ज की भांति ही गहरी किनारे भी खड़ी ढाल। चौड़ाई ऊपरी भाग प्लस तल में समान, चौड़ाई ऊपरी भाग में अधिक, तल में कम। चौड़ाई ऊपरी भाग प्लस तल के में समान, चौड़ाई ऊपरी भाग में अधिक, तल में कम। चौड़ाई ऊपरी भाग प्लस तल में समान, चौड़ाई ऊपरी भाग में अधिक, तल में कम। चौड़ाई ऊपरी भाग प्लस तल में समान, चौड़ाई ऊपरी भाग में अधिक, तल में कम। कठोर चट्टानों में अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में, कठोर चट्टानों में अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में, कठोर चट्टानों में अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में, कठोर चट्टानों में अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में। हेकोनेकल धर्मपुरी तमिलनाडु, कावेरी नदी घाटी यूएसए, कोलोराडो। 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 चित्र 7.1 हेगे हेगेनेकल धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गॉर्ज के रूप में कावेरी नदी घाटी। हेगेनेकल धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गॉर्ज के रूप में कावेरी नदी घाटी। हेगेनेकल धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गॉर्ज के रूप में कावेरी नदी घाटी। हेगेनेकल धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गॉर्ज के रूप में कावेरी नदी घाटी। हेगेनेकल धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गॉर्ज के रूप में कावेरी नदी घाटी। हेगेनेकल धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गॉर्ज के रूप में कावेरी नदी घाटी। हेगेनेकल धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गॉर्ज के रूप में कावेरी नदी घाटी। चित्र 7.2 संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का गभीरीभूत विसर्प लूप जो इसकी घाटी के कैनियन जैसे सोपान सदृश पार्श्वीय ढाल को दर्शाता है। चित्र 7.2 संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का गभीरीभूत विसर्प लूप जो इसकी घाटी के कैनियन जैसे सोपान सदृश पार्श्वीय ढाल को दर्शाता है। चित्र 7.2 संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का गभीरीभूत विसर्प लूप जो इस घाटी के कैनियन जैसे सोपान सदृश पार्श्वीय ढाल को दर्शाता है। चित्र 7.2 संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो का गभीरीभूत विसर्प जो लूप इस घाटी के कैनियन जैसे सोपान सदृश पार्श्वीय ढाल को दर्शाता है। जलगर्तिका तथा अवनमित कुंड, पैटहोल्स एंड प्लंग पूल्स। जलगर्तिका तथा अवनमित कुल, पैटहोल्स एंड प्लंग पूल्स। जलगर्तिका तथा अवनमित कुल, पैटहोल्स एंड प्लंग पूल्स। जलगर्तिका तथा अवनमित कुल, पैटहोल्स एंड प्लंग पूल्स। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप से घूमते हैं जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्त में फंसकर वृत्ताकार रूप से घूमते हैं जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़ पत्थर व गुलास इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाही जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़ पत्थर व गुलास इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाही जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी हो जाती है। ये गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी हो जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है जो जल की ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है जो जल की ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होता है। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड प्लंग पुल्स कहलाते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड प्लंग पुल्स कहलाते हैं। ये कुंड भी घाटियों को गहरा करने में सहायक होते हैं। ये कुंड भी घाटियों को गहरा करने में सहायक होते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति जलप्रपात भी बदलते स्वरूप है जो धीरे धीरे पीछे हटते हैं और जलप्रपात का ऊपरी तल धीरे धीरे आधार तल के बराबर हो जाता है। अन्य स्थल रूपों की भांति जलप्रपात भी बदलते स्वरूप हैं जो धीरे धीरे पीछे हटते हैं और जलप्रपात का ऊपरी तल धीरे धीरे आधार तल के बराबर हो जाता है। अधकर्तिक विसर्प या गभीरीभूत विसर्प। अधकर्तिक विसर्प या गभीरीभूत विसर्प इनसाइड्स एंड इंट्रेंच्ड मिएंडर्स। अधकर्तिक विसर्प या गभीरीभूत विसर्प। अधकर्तिक विसर्प या गभीरीभूत विसर्प। अधकर्तिक विसर्प या गभीरीभूत विसर्प। तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियों समांतर नदी तल पर अपरदन करती है। तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां समांतर नदी तल पर अपरदन करती है। तीव्र नदी ढालों में पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपरदन करती है। तीव्र नदी ढालों में पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपरदन करती है। तीव्र नदी ढालों में पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपरदन करती है। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती है या नदी विसर्प बनाती है। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती है या नदी विसर्प बनाती है। निजदी विसर्प
विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक समान बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक समान बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प कहा जाता है। कठोर चट्टानों में गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प कहा जाता है। नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्प लूप विकसित होते हैं। नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्प लूप विकसित होते हैं और ये लूप चट्टानों में गहराई तक होते हैं, जो प्रायः नदी अपर्दन या भूतल के धीमे व लगातार उत्थान के कारण बनते हैं। और ये लूप चट्टानों में गहराई तक होते हैं, जो प्रायः नदी अपर्दन या भूतल के धीमे व लगातार उत्थान के कारण बनते हैं। कालांतर में ये गहरे तथा विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गोर्ज व कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। कालांतर में गहरे तथा विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गोर्ज व कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। ये उन प्राचीन धरातलों के परिचायक हैं जिन पर नदियाँ विकसित हुई है। ये उन प्राचीन धरातलों के परिचायक हैं जिन पर नदियाँ विकसित हुई है। बाढ़ व डेल्टा मैदानों पर बने विसर्प व अधकर्तित विसर्प में क्या अंतर है? गहराई में अंतर, अपर्दन से, दूसरा निक्षेपण से। बाढ़ व डेल्टा मैदानों में बने विसर्प व अधकर्तित विसर्प में क्या अंतर है? गहराई में अंतर, एक अपर्दन से, दूसरा निक्षेपण से। बाढ़ व डेल्टा मैदानों पर बने विसर्प व अधकर्तित विसर्प में क्या अंतर है? गहराई में अंतर, एक अपर्दन से, दूसरा निक्षेपण से। नदी वेदिकाएँ, रिवर टेरेस। नदी वेदिकाएँ, रिवर टेरेसेस। नदी वेदिकाएँ, नदी वेदिकाएँ, नदी वेदिकाएँ, नदी वेदिकाएँ, वेदिकाएँ। नदी वेदिकाएँ प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। नदी वेदिकाएँ प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूसलाधार चट्टानों के धरातल हैं या नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। ये जलोढ़ रहित मूसलाधार चट्टानों के धरातल हैं या नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएँ मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप है, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं। नदी वेदिकाएँ मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप है, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएँ हो सकती है, जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएँ हो सकती हैं, जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएँ नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती है और इनके इस स्वरूप को युग्म पेयर्ड वेदिकाएँ कहते हैं। नदी वेदिकाएँ नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती है और इनके इस स्वरूप को युग्म पेयर्ड वेदिकाएँ कहते हैं। जब नदी के केवल एक तट या पार्श्व पर वेदिकाएँ पाई जाती है और दूसरी तरफ इनकी अनुपस्थिति या दूसरे किनारे पर इनकी ऊंचाई पहले पार्श्व से बिल्कुल भिन्न हो तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मिक अनपेयर वेदिकाएँ कहते हैं। जब नदी के केवल एक तट या पार्श्व पर वेदिकाएँ पाई जाती है और दूसरी तरफ इनकी अनुपस्थिति या दूसरे किनारे पर इनकी ऊंचाई पहले पार्श्व से बिल्कुल भिन्न हो तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित अनपेयर्ड वेदिकाएँ कहते हैं। अयुग्मित वेदिकाएँ उन क्षेत्रों के धीमे भू-उत्थान की घोतक है। अयुग्मित वेदिकाएँ उन क्षेत्रों के धीमे भू-उत्थान की घोतक है या उन क्षेत्रों के तट जल स्तर परिवर्तन की असंगति को दिखाते हैं नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति का कारण है जल प्रवाह का कम होना, जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तन, व्यर्तनिकी कारणों से भू-उत्थान, अगर नदियाँ तट के निकट होती हैं तो समुद्र जल में बदलाव आदि। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति का कारण है जल प्रवाह का कम होना, जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तन, व्यर्तनिकी कारणों से भू-उत्थान, अगर नदियाँ तट के निकट होती है तो समुद्र तल में बदलाव आदि। नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति का कारण है जल प्रवाह का कम होना, जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तन, व्यर्तनिकी कारणों से भू-उत्थान, अगर नदियाँ तट के निकट होती है तो समुद्र तल में बदलाव आदि। निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित स्थल रूप, 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 निक्षेपित स्थल रूप। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपाद व मन ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मन ढाल के मैदान में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नद भार को वहन करती है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नद भार को वहन करती है। मंद ढालों पर नदियाँ यह भार वहन करने में असमर्थ होती है तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। मंद ढालों पर नदियाँ यह भार वहन करने में असमर्थ होती है तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाती है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियाँ जलोढ़ पंखों से बहती है वे प्रायः अपने वास्तविक वह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें जल वितरकाएँ कहते हैं।
जो नदियाँ जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्रायः अपने वास्तविक वह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें जल वितरिकाएँ कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। नदी सदावाहिनी नहीं। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। नदी सदावाहिनी नहीं। चित्र 7.3 युग्मित व अयुग्मित वेदिकाएँ। चित्र 7.3 युग्मित वेदिकाएँ, 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 अयुग्मित 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 वेदिकाएँ। चित्र 7.4 अमरनाथ, जम्मू तथा कश्मीर के मार्ग में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोढ़ पंख। अमरनाथ, जम्मू तथा कश्मीर के मार्ग में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोढ़ पंख। अमरनाथ, जम्मू तथा कश्मीर के मार्ग में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोढ़ पंख। अमरनाथ, जम्मू तथा कश्मीर के मार्ग में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोढ़ पंख। अमरनाथ, जम्मू तथा कश्मीर के मार्ग में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोढ़ पंख। अमरनाथ, जम्मू तथा कश्मीर के मार्ग में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोढ़ पंख। अमरनाथ, जम्मू तथा कश्मीर के मार्ग में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोढ़ पंख। डेल्टा, 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 डेल्टा। डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। डेल्टा जलोढ़ पंखों की भी भांति होती है, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे बारीक कण जैसे चीका, मिट्टी, गाद आदि बाद में जैसे जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पहले बारीक कण चीका, मिट्टी, गाद बाद में, अर्थात मोटे पहले बारीक कण चीका, मिट्टी, गाद आदि बाद में, अर्थात मोटे पहले बारीक कण जैसे चीका, मिट्टी, गाद बाद में। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। चित्र 7.5 कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश के भाग का उपग्रह द्वारा लिया गया एक चित्र। कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश, 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 कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश। बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका। 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 जिस प्रकार अपर्दन से घाटियाँ बनती है उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ मैदान विकसित होते हैं। जिस प्रकार अपर्दन से नदी घाटियाँ बनती है उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। जिस प्रकार अपर्दन से नदी घाटियाँ बनती है उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण का मुख्य स्थल रूप है। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप है। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका, मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं में मिलते हैं और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका, मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं में मिलते हैं और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेप और सरिता निक्षेप। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेप और सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में नदियाँ प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती है और कटा हुआ मार्ग
धीरे धीरे भर जाता है। मैदानी भागों में नदियाँ प्राय क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती है और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं उनमें स्थल पदार्थों के जमा होते हैं। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं उनमें स्थूल पदार्थों के जमा होते हैं। ऐसे जमा जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। ऐसे जमा जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप है जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित है। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप है जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित है। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप है जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित है। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पाए जाते हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार का मलबा नदी के पार्श्व तटों पर लंबे कटकों के रूप में जमा हो जाता है। बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार का मलबा नदी के पार्श्व तटों पर लंबे कटकों के रूप में जमा हो जाता है। प्राकृतिक तटबंध नदी के साथ ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। प्राकृतिक तटबंध नदी के साथ ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। नदी चैनल के निकट तटबंधों पर निक्षेप नदी के दूर के निक्षेपों की तुलना में अपेक्षाकृत मोटे पदार्थों के होते हैं। नदी चैनल के निकट तटबंधों पर निक्षेप नदी के दूर के निक्षेपों की तुलना में अपेक्षाकृत मोटे पदार्थों के होते हैं। जब नदी का जल कम हो जाता है या नदी क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलती है तो यह क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध बनाती है। जब नदी का जल कम हो जाता है या नदी क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलती है तो यह क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध बनाती है। नदी रोधिकाएं विसर्पी रोधिकाओं के नाम से जानी जाती है। नदी रोधिकाएं विसर्पी रोधिकाओं के नाम से जानी जाती है। नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों को अवतल ढालों में पर पाई जाती है। नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती है और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनती है और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनती है। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। अगर नदी रोधिकाओं की कटक एक से अधिक हो तो वह विसर्प अवरोधिकाओं के मध्य तंग व लंबे गर्त भी पाए जाते हैं। अगर नदी रोधिकाओं की कटक एक से अधिक हो तो वहाँ विसर्प अवरोधिकाओं के मध्य तंग व लंबे गर्त भी पाए जाते हैं। नदी में इनका कर्म प्रवाह की मात्रा तथा तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है। नदी में इनका कर्म प्रवाह की मात्रा तथा तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है। चूँकि नदी अवरोधिकाएं उसके अवतल तट पर बनती है अतः नदी के उत्तल तट पर अधिक अपर्दन होता है। चूँकि नदी अवरोधिकाएं उसके अवतल तट पर बनती है अतः नदी के उत्तल तट पर अधिक अपर्दन होता है। चूँकि नदी अवरोधिकाएं उसके अवतल तट पर बनती है अतः नदी के उत्तल तट पर अधिक अपर्दन होता है। प्राकृतिक तटबंध विसर्प अवरोधिकाओं से कैसे भिन्न है? प्राकृतिक तटबंध विसर्प अवरोधिकाओं से कैसे भिन्न है? नदी विसर्प मीएंडर्स, नदी विसर्प मीएंडर्स, नदी विसर्प मीएंडर्स, नदी विसर्प मीएंडर, नदी विसर्प मीएंडर्स। विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियों शायद ही सीधे मार्गों पर बहती होंगी। विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियाँ शायद ही सीधे मार्गों में बहती होंगी। विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियाँ शायद ही सीधे मार्गों में बहती होंगी। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों में पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। चित्र 7.7 विसर्प का एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। चित्र 7.7 विसर्प का एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित है। पहला, मंद ढाल पर बहते हुए जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति होना। मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों बढ़ना। तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों बढ़ना। तीसरा, प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण, ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह विक्षेपित होता है। तीसरा, प्रवाहित जल से कोरियोलिस प्रभाव का विक्षेपण, ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह विक्षेपित होता है। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों
पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपरदित होता रहता है। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपरदित होता रहता है। अगर अपरदन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। अगर अपरदन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में जाने जाते हैं जो अधिक अपरदन से तीव्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में जाने जाते हैं जो अधिक अपरदन से तीव्र स्टिप क्लिप के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने से पर ये अंदरूनी भागों पर अपरदन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झूल ऑक्स बाउ लेक बन जाती है। उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपरदन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील ऑक्स बाउ लेक बन जाते हैं। यह अस्थायी झील होती है क्योंकि इसमें पानी नहीं आ रहा है। लंबे समय बाद झील दलदल में तब्दील होती है और धीरे धीरे झील खत्म हो जाती है पानी वाष्पीकृत होने से। यह अस्थायी झील होती है क्योंकि इसमें पानी नहीं आ रहा है। लंबे समय बाद ये झील दलदल में तब्दील होती है और धीरे धीरे झील खत्म हो जाती है पानी वाष्पीकृत होने से। गुम्फित नदियाँ। गुम्फित नदी, गुम्फित नदी, गुम्फित नदी, गुम्फित नदी, गुम्फित नदी, गुम्फित नदी, गुम्फित नदी आदि नदी द्वारा प्रवाहित नदभाग का निक्षेपण उसके मध्य में लंबी रोधिका के रूप में हो जाता है तो नदी धारा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और यह प्रवाह किनारों पर क्षैतिज अपरदन करता है। यदि नदी द्वारा प्रवाहित नदभार का निक्षेपण उसके मध्य में लंबी रोधिका के रूप में हो जाती है तो नदी धारा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और यह प्रवाह किनारों पर क्षैतिज अपरदन करता है। नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ने पर और जल आयतन कम होने पर प्रवाहित जलोढ़ अधिक मात्रा में एक क्षैतिज अवरोध के रूप में द्वीप की भांति निक्षेपित हो जाती है तथा मुख्य जलधारा कई भागों में बढ़ जाता है। नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ने पर और जल आयतन कम होने पर प्रवाहित जलोढ़ अधिक मात्रा में एक क्षैतिज अवरोध के रूप में द्वीप की भांति निक्षेपित हो जाते हैं तथा मुख्य जलधारा कई भागों में बढ़ जाते हैं। गुम्फित नदी प्रारूप के लिए तटों पर अपरदन व निक्षेपण आवश्यक है। गुम्फित नदी प्रारूप के लिए तटों पर अपरदन व निक्षेपण आवश्यक है। यह जब नदी जल की मात्रा कम तथा जलोढ़ अधिक हो जाए तब चैनल में ही रेत, मिट्टी, बजरी आदि की लंबी अवरोधिकाओं का जमा हो जाता है और नदी चैनल कई जल वितरकों में बढ़ जाता है। यह जब नदी में जल की मात्रा कम तथा जलोढ़ अधिक हो जाए तब चैनल में ही रेत, मिट्टी, बजरी आदि की लंबी अवरोधिकाओं का जमा हो जाता है और नदी चैनल कई जल वितरकों में बढ़ जाता है। जल प्रवाह की ये वितरकाएं आपस में मिल जाती है और फिर पतली पतली उपधाराओं में बढ़ जाती है। इस प्रकार एक गुम्फित नदी प्रारूप का विकास होता है। जल प्रवाह की ये वितरिकाएं आपस में मिल जाती है और फिर पतली पतली उपधाराओं में बढ़ जाती है। इस प्रकार एक गुम्फित नदी प्रारूप का विकास होता है। चित्र 7.6 प्राकृतिक तटबंध एवं विसर्पी रोधिकाओं का चित्रण। चित्र 7.6 प्राकृतिक तटबंध एवं विसर्पी रोधिकाओं का चित्रण। 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 चित्र 7.7 मुजफ्फरपुर बिहार के समीप विसर्पी बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाले उपग्रह से लिया गया चित्र जिसमें कई छाड़न झीलें दिखाई दे रही है। चित्र 7.7 मुजफ्फरपुर बिहार के समीप विसर्पी बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाला उपग्रह से लिया गया चित्र जिसमें कई छाड़न झीलें दिखाई दे रही है। मुजफ्फरपुर बिहार से के समीप विसर्पी बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाला उपग्रह से लिया गया चित्र जिसमें कई छाड़न झीलें दिखाई दे रही है। मुजफ्फरपुर बिहार के समीप विसर्पी बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाला उपग्रह से लिया गया चित्र जिसमें कई छाड़न झीलें दिखाई दे रही हैं। मुजफ्फरपुर बिहार के समीप विसर्पी बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाला उपग्रह से लिया गया चित्र जिसमें कई छाड़न झीलें दिखाई दे रही हैं। चित्र 7.8 विसर्प वृद्धि एवं छाड़न लुप्त तथा स्कंद ढाल एवं अधोर्धित तट। विसर्प वृद्धि एवं छाड़न लुप्त तथा स्कंद ढाल एवं अधोर्धित तट। विसर्प वृद्धि एवं छाड़न लुप्त तथा स्कंद ढाल एवं अधोर्धित तट। विसर्प वृद्धि एवं छाड़न लुप्त तथा स्कंद ढाल एवं अधोर्धित तट। विसर्प वृद्धि एवं छाड़न लुप्त तथा स्कंद ढाल एवं अधोर्धित तट। चित्र 7.9 बाईं ओर गंडक नदी तथा दाईं ओर सोन नदी की गुम्फित प्रणाली खंड दर्शाने वाले उपग्रही चित्र तीर के चिन्ह नदी प्रवाह की दिशा को प्रकट करते हैं। चित्र 7.9 बाईं ओर गंडक नदी दाईं ओर सोन नदी के गुम्फित प्रणाली खंड दर्शाने वाला उपग्रह चित्र।
चित्र 7.9 बाईं और गंडक नदी तथा दाईं और सोन नदी के गुम्फित प्रणाली खंड दर्शाने वाला उपग्रही चित्र। बाईं और गंडक नदी दाईं और सोन नदी के गुम्फित प्रणाली खंड दर्शाने वाला उपग्रही चित्र। बाईं और गंडक नदी दाईं और सोन नदी के गुम्फित प्रणाली खंड को दर्शाने वाला उपग्रही चित्र। बाईं और गंडक नदी दाईं और सोन नदी के गुम्फित प्रणाली खंड को दर्शाने वाला उपग्रही चित्र। बाईं और गंडक नदी दाईं और सोन नदी के गुम्फित प्रणाली खंड को दर्शाने वाला उपग्रही चित्र। भौम जल ग्राउंड वाटर्स। भौम जल ग्राउंड वाटर, भौम जल ग्राउंड वाटर, भौम जल ग्राउंड वाटर। भौम जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौम जल का अपर्दन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। भौम जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौम जल का अपर्दन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टानें पारगम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों, संधियों व दरारों वाली हो तो धरातलीय जल का अंतःचरण आसानी से होता है। जब चट्टानें पारगम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों, संधियों व दरारों वाली हो तो धरातलीय जल का अंतःचरण आसानी से होता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संसरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संसरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारण है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारण है। भौम जल में पदार्थ के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है। भौम जल में पदार्थ के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार के चट्टानों में नहीं देखा जा सकता। लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण व अवक्षेपण अनेक स्थल रूपों के विकसित करते हैं। लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण व अवक्षेपण अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं घोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरा संस्तृत पाई जाती है। ये दो प्रक्रियाएं घोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरा संस्तृत पाई जाती है। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टान के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट टोपोग्राफी का नाम दिया गया है। किसी भी चूना पत्थर, लाइमस्टोन या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्रों में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उनके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट टोपोग्राफी का नाम दिया गया है। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्रों में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया या उनके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट टोपोग्राफी का नाम दिया गया है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप कास्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप कास्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अपर्दित स्थल रूप, 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 कुंड, पुल्स, घोलरंध्र, सिंक होल्स, लैपिज और चूना पत्थर चबूतरे लाइमस्टोन पेवमेंट्स। कुंड, पुल्स, घोलरंध्र, सिंक होल्स, लैपिज, चूना पत्थर चबूतरे। कुंड, घोलरंध्र, 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 लैपिज, चूना पत्थर चबूतरे। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। घोल रंध्र काष्ठ क्षेत्रों में बहुतायत पाए जाते हैं। घोल रंध्र काष्ठ क्षेत्रों में बहुतायत पाए जाते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक, गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। और
अगर इन घोलरंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात के नाम से जाने जाते हैं। और अगर इन घोलरंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र कोलैप्स सिंक के नाम से जाने जाते हैं। और अगर इन घोलरंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र कोलैप्स सिंक के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर घोलरंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं। अधिकतर घोलरंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त घोलरंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त घोलरंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त घोलरंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोलरंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोलरंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोलरंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। समानतः धरातलीय प्रवाहित जल घोलरंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भौमी नदी के रूप में विलीन हो जाते हैं और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। समांतर धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्रों व विलीन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भौमी नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्रों व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों का स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग व विस्तृत खाइयाँ बनती है जिन्हें घाटी रंध्र वैली सिंक या युवाला कहते हैं। जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत गिरने से यह पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तब लंबी तंग व विस्तृत खाइयाँ बनती है जिन्हें घाटी रंध्र या यवाला कहते हैं। जब घोलरंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत गिरने से यह पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाती है तो लंबी तंग व विस्तृत खाइयाँ बनती हैं जिन्हें घाटी रंध्र वैली सिंक या युवाल कहते हैं। धीरे धीरे चुनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाता है और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं जिन्हें लेपिज कहते हैं। धीरे धीरे चुनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतली व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं जिन्हें लेपिज कहते हैं। इन कटकों या लेपिज का निर्माण चट्टानी की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इन कटकों या लेपिज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपिज के विस्तृत क्षेत्र समतल चुनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी लेपिज के विस्तृत क्षेत्र समतल चुनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी लेपिज के विस्तृत क्षेत्र समतल चुनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। विलय रंध्र 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 गुफा 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 मुख 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 स्तंभ 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 स्टेलेक्टाइट 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 स्टेलेग्माइट 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 गुफा 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 घोल रंध्र 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 निपाती 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 रंध्र घोल 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 रंध्र घाटी सिंक ऑब्लिक युवाला 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 कंदराएं कैब्स कंदराएं कैब कंदराएं कैब्स कंदराएं कैब्स कंदराएं कैब्स ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तरण हो, सैल बालू पत्थर व क्वार्टाइजर और इनके बीच अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हो या जहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हो वहाँ प्रमुखतः कंदराओं का निर्माण होता है। ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर हो, सैल बालू पत्थर व क्वार्टाइजर जैसे और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हो या जहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हो वहाँ प्रमुखतः कंदराओं का निर्माण होता है। पानी दरारों व संधियों से रिसकर सैल संस्करण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। पानी दरारों व संधियों से रिसकर सैल संस्करण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तल संस्करण के सहारे चूना चट्टानों में घुलती है और लंबी व तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। इसी तल संस्करण के सहारे चूना चट्टानों घुलती है और लंबे तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच संस्कृत चट्टानों पर निर्भर है।
कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है जो चूना पत्थर, चट्टानों के तल व उनके बीच संस्कृत चट्टानों पर निर्भर है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है जिसमें कंदरा सरिताएं बाहर निकलती है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है जिससे कंदरा सरिताएं बाहर निकलती है। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों उन्हें सुरंग कहते हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों उन्हें सुरंग कहते हैं। निक्षेपित स्थल रूप, निक्षेपित स्थल रूप, निक्षेपित स्थल रूप, निक्षेपित स्थल रूप, निक्षेपित स्थल रूप। अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों के मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है जो कार्बन युक्त जल वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। चूना पत्थर चट्टानों के मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है जो कार्बन युक्त जल वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। या जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। या जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। स्टेलेक्टाइट, स्टिग्मेलाइट और स्तंभ। स्टेलेक्टाइट, स्टिग्मेलाइट और स्तंभ। स्टेलेक्टाइट, स्टिग्मेलाइट और स्तंभ। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ। स्टेलेक्टाइट, स्टिग्मेलाइट और स्तंभ। स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। प्राय आधार पर कंदरा या छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं। प्राय आधार पर कंदरा या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं। प्राय आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टेलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं या स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। वास्तव में स्टेलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल के बनते हैं या स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टेलेग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरीनुमा आकार में या समतल अथवा क्रेटरनुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। स्टेलेग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरीनुमा आकार में या समतल अथवा क्रेटरनुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। काष्ठ प्रदेशों में कुछ अनअपेक्षाकृत छोटे स्थल रूप व आकृतियाँ पाई जाती हैं जिन्हें स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। काष्ठ प्रदेशों में कुछ अनअपेक्षाकृत छोटे स्थल रूप व आकृतियाँ पाई जाती हैं जिन्हें स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। हिमनद, 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 हिमनद। पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रेखीय प्रवाह के रूप में बहते हिम सहती को हिमनद कहते हैं। पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रेखीय प्रवाह के रूप में बहते हुए हिम सहित को हिमनद कहते हैं। पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रेखीय प्रवाह के रूप में बहते हुए हिम सहित को हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं जो बृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हों। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद है जो बृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हों। तथा पर्वतीय या घाटीय हिमनद वे हिमनद है जो पर्वतीय ढालों पर में बहते हैं। तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद है जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होता है। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होता है। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होता है। हमारे देश में अनेक हिमनद है जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। हमारे देश में अनेक हिमनद है जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के अग्रभाग गोमुख है? वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग गोमुख है? वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग गोमुख है?
और वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। जयप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। जयप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने से यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। जयप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने से यहाँ से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। हिमनदों से प्रबल अपरदन होता है जिसके कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनदों से प्रबल अपरदन होता है जिसके कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ प्राय बड़े गुलासनुमा शैलखंड इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं या घाटी के किनारे पर अपघर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमनद द्वारा कर्षित टूटा चट्टानी पदार्थ प्राय बड़े गुलासनुमा शैलखंड इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं या घाटी के किनारे पर अपघर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमनद अक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद अक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदानों में परिवर्तित हो जाता है। हिमनद के लगातार संचलित होने से हिमनद मलबा घटता जाता है। जल विभाजक हिमनद के लगातार संचलित होने से हिमनद मलबा घटता जाता है, विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाले हिमानी धौत आउटवाश प्लेन रह जाता है। हिमनद के लगातार संचालित होने से हिमनद मलबा घटता जाता है, विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत आउटवाश प्लेन रह जाता है। हिमानी धौत आउटवाश प्लेन रह जाता है। चित्र 7.13 तथा 7.14 में हिमनद के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित स्थल रूपों को दर्शाता है जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेदों में किया गया है। अपरदित स्थल रूप सर्क, अपरदित स्थल रूप सर्क, अपरदित स्थल रूप, अपरदित स्थल रूप, अपरदित स्थल रूप, अपरदित स्थल रूप, सर्क 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 सर्क। हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थलरंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिमानी पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थलरंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्र से नीचे आती हुई सर्क को काटती है। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है। सर्क गहरे लंबे व चौड़े गर्त है जिनकी दीवार तीर ढाल वाली सीधी या अवतल होती है। सर्क गहरे लंबे व चौड़े गर्त है जिनकी दीवार तीर ढाल वाली सीधी या अवतल होती है। सर्क गहरे लंबे व चौड़े गर्त है जिनकी दीवार तीर ढाल वाली सीधी या अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्राय इन गर्तों में देखने को मिलती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्राय इन गर्तों में देखने को मिलती है। इन झीलों को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। इन झीलों को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। इन झीलों को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ीनुमा कर्म दिखाई देता है। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ीनुमा कर्म में दिखाई देता है। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ीनुमा कर्म में दिखाई देता है। हॉर्न या गिरीश रिंग और सिरिटेटेड कटक। हॉर्न या गिरीश रिंग या सिरिटेटेड कटक। हॉर्न या गिरीश रिंग और सिरिटेटेड कटक। हॉर्न या गिरीश रिंग और सिरिटेटेड कटक। सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हॉर्न निर्मित होता है। सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हॉर्न निर्मित होता है। सर्क के शीर्ष पर अपरदन होने से हॉर्न निर्मित होता है। यदि 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदन जारी रखे जब तक कि उनके तल आपस में मिल जाए तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिसे हॉर्न कहते हैं। यदि 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपरदन जारी रखे जब तक कि उनके तल आपस में मिल जाए तो एक तीव्र किनारे वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिन्हें हॉर्न कहते हैं। लगातार अपरदन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है जिन्हें अरेत तीक्ष्ण कटक कहते हैं। लगातार अपरदन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है जिन्हें अरेत तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इनका ऊपरी भाग नुकीला तथा बाहरी भाग आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इनका ऊपरी भाग नुकीला तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटकों का चढ़ना प्राय असंभव होता है। इन कटकों पर चढ़ना प्राय असंभव होता है। आल्प्स पर्वत पर छठी सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है जो सर्क के शीर्ष अपरदन से निर्मित है। आल्प्स पर्वत पर छठी सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है जो सर्क शीर्ष पर अपरदन से निर्मित है। आल्प्स पर्वत की छठी सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है जो सर्क की शीर्ष अपरदन से निर्मित है। आल्प्स पर्वत की छठी सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न
तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है जो सर के शीर्ष से अपरदन से निर्मित है। आल्प्स पर्वत पर छठी सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है जो सर के शीर्ष अपरदन से निर्मित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक। हिमनद घाटी ऑब्लिक गर्त, हिमनद घाटी ऑब्लिक गर्त, हिमनद घाटी ऑब्लिक गर्त, हिमनद घाटी ऑब्लिक गर्त, हिमनद घाटी ऑब्लिक गर्त। हिमानीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती है जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती है, जिसके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तिरु होते हैं। हिमानीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती है जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती है, जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तिरु होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती है अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड मलबे से बनती है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती है अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड मलबे से बनती है। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी हैंगिंग वैली भी होती है। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी हैंगिंग वैली भी होती है। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी हैंगिंग वैली भी होती है। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से त्रिकोण के रूप में नजर आती है। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तों जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। निक्षेपित स्थल रूप नदी घाटियों तथा हिमनद घाटियों में आधारभूत अंतर क्या है? नदी घाटियों तथा हिमनद घाटियों में आधारभूत अंतर क्या है? नदी घाटियों तथा हिमनद घाटियों में आधारभूत अंतर क्या है? निक्षेपित स्थल रूप, निक्षेपित स्थल रूप, निक्षेपित स्थल रूप, निक्षेपित स्थल रूप पिघलते हुए हिमनद द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड या हिमनद गुलाष्म के रूप में जाना जाता है। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड या हिमनद गुलाष्म के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनदों के तल किनारे या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती है। हिमनदों के तल किनारों या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती है। कुछ मात्रा में सैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित होता है। कुछ मात्रा में सैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित होता है। ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हिमानी धौत कहलाते हैं। ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हिमानी धौत आउटवाश कहलाते हैं। ऐसे हिमनदी जलोढ़ हिमानी धौत आउटवाश कहलाते हैं। हिमोड निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत प्राय स्तरीकृत व वर्गीकृत होते हैं। हिमोड निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत प्राय स्तरीकृत व वर्गीकृत होते हैं। हिमोड निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत प्राय स्तरीकृत व वर्गीकृत होते हैं। हिमनद आक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारे वाले होते हैं। हिमनद आक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारे वाले होते हैं। हिमनद अवक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारे वाले होते हैं। हिमनद क्षेत्र के मुख्य निक्षेपित स्थल रूप दर्शाए गए हैं चित्र 7.14 में। हिमोड, 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 हिमोड हिमनद टिल या गुलाष्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके हैं। हिमोड हिमनद टिल की या गुलाष्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके हैं। हिमोड हिमनद टिल या गुलाष्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके हैं। अंतस्थ हिमोड टर्मिनल मोरेन्स हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके हैं। अंतस्थ हिमोड हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके हैं। अंतस्थ हिमोड हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके हैं। पार्श्विक हिमोड हिमनद नदी घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड हिमनद नदी घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड हिमनद नदी घाटी के दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड अंतस्थ हिमोड से मिलकर घोड़े के नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। पार्श्विक हिमोड अंतस्थ हिमोड से मिलकर घोड़े के नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। पार्श्विक हिमोड अंतस्थ हिमोड से मिलकर घोड़े के नाल या अर्धचंद्राकार घटक का निर्माण करते हैं। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड पाए जाते हैं। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड पाए जाते हैं। इस हिमोड की उत्पत्ति पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारों पर धकेलती है। इस हिमोड की उत्पत्ति पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारों पर धकेलती है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित व विभिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ
हिमोट कहलाते हैं। ऐसे अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ हिमोट कहलाते हैं। ऐसे अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ हिमोट कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोट के साथ साथ हिमोट मिलते हैं, जिन्हें मध्यस्थ हिमोट कहते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोट के साथ साथ हिमोट मिलते हैं, जिन्हें मध्यस्थ हिमोट कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोट की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोट व तलस्थ के अंतर को पहचानना कठिन होता है। ये पार्श्विक हिमोट की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोट व तलस्थ के अंतर को पहचानना कठिन होता है। एस्कर 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 ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारों से रिश्ता है या बर्फ के छिद्रों से नीचे से प्रवाहित होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारों से रिश्ता है या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारों से रिश्ता है या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। ऐसी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाले तल में प्रवाहित होती हैं। ऐसी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर के किनारे वाले तल में प्रवाहित होती हैं। यह जलधारा अपने साथ बड़े गिलास में चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहाकर लाती है, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। यह जलधारा अपने साथ बड़े गिलास में चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहाकर लाती है, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वर्गाकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वर्गाकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं। हिमानी धौत आउटवाश प्लेन हिमानी धौत आउटवाश प्लेन हिमानी धौत आउटवाश प्लेन हिमानी धौत आउटवाश प्लेन हिमानी गिरिपात के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से, जिसमें बजरी, रेत, चीका, मिट्टी व मृदिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल है, हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। हिमानी गिरिपात के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से, जिसमें बजरी, रेत, चीका, मिट्टी व मृदिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल है, हिमानी धौत निर्मित होते हैं। हिमानी गिरिपात के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ के निक्षेपों से, जिसमें बजरी, रेत, चीका, मिट्टी व मृदिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल है, हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। हिमानी गिरिपात के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से, जिसमें बजरी, रेत, चीका, मिट्टी व मृतिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल है, हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। नदी के जलोढ़ मैदान व हिमानी धौत मैदानों में अंतर स्पष्ट करें। नदी के जलोढ़ मैदान व हिमानी धौत मैदानों में अंतर स्पष्ट करें। ड्रमलिन 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 ड्रमलिन्स ड्रमलिन हिमनद मृतिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन हिमनद मृतिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन हिमनद मृतिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा में समानांतर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद की प्रवाह की दिशा में समानांतर होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ये 1 किलोमीटर तक लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद समग्र भाग अस्टॉस कहलाता है, जो पिच भागों की अपेक्षा तीखा तीर उठा लिए होता है। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग अस्टॉस कहलाता है, जो पिच टेल भागों की अपेक्षा तीखा तीर उठा लिए हुए होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्रभाग या अस्टॉस भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं। इसका अग्रभाग या अस्टॉस भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं। तरंग व धाराएं 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 तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील है और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील है और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। क्या आप नहीं सोचते कि तटीय प्रक्रियाओं तथा उससे निर्मित असल रूपों को जानना अति महत्वपूर्ण है? क्या आप नहीं सोचते कि तटीय प्रक्रियाओं तथा उससे निर्मित असल रूपों को जानना अति महत्वपूर्ण होता है? तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। एक ही स्थान पर एक मौसम में अपर्दन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। एक ही स्थान पर एक मौसम में अपर्दन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारे पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसके साथ ही सागरीय तल पर तटों में भी दोलन होता है। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अधिक दबाव डालता है, इसके साथ ही सागरीय तल पर तलछटों में भी दोलन होता है। तरंगों के अस्थायी अवनमन के प्रभाव से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। तरंगों के अस्थायी अवनमन के प्रभाव से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। समान तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती है।
समान तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती है। तरंगों में परिवर्तन उनकी आवृत्ति आदि होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। तरंगों में परिवर्तन होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता में भी परिवर्तन हो जाती है। क्या आप तरंग व धाराओं को उत्पन्न करने वाले बलों के विषय में जानते हैं? यदि नहीं तो महासागरीय जल का परिसंचरण अध्याय पढ़ें। तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर निर्भर है। ये हैं तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर है। पहला, स्थल व समुद्री तल की बनावट। दूसरा, समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न तट। तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर है। पहला, स्थल व समुद्री तल की बनावट। दूसरा, समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न तट। पहला, स्थल व समुद्री तल की बनावट। दूसरा, समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न तट। समुद्री जल स्तर को स्थिर या अस्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। समुद्री जल स्तर को स्थिर या अस्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊंचे चट्टानी तट जलमग्न तट। दूसरा, निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट उन्मग्न तट। पहला, ऊंचे चट्टानी तट जलमग्न तट। दूसरा, निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट उन्मग्न तट। पहला, ऊंचे चट्टानी तट जलमग्न तट। दूसरा, निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट उन्मग्न तट। ऊंचे चट्टानी तट 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 ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती है तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती है तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारों के स्तर पर जलमग्न हो जाते हैं और वहां फ्योर्ड तट बनते हैं। तट रेखा के अत्यधिक अवनमन होने से किनारों के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहाँ फ्योर्ड तट बनते हैं। तट रेखा के अत्यधिक अवनमन होने से किनारों के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहाँ फ्योर्ड तट बनते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूब जाते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूब जाते हैं। सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते, अपर्दित स्थल रूपों की बहुतायता होती है। सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते, अपर्दित स्थल रूपों की बहुतायता होती है। बाद में निक्षेपित स्थल रूप होते हैं। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगें अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती है, जिसे पहाड़ी पार्श्व भृगु क्लिप का आकार के लेते हैं। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगें अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती है, जिसे पहाड़ी पार्श्व भृगु क्लिप का आकार के लेते हैं। तरंगों के स्थायी प्रहार से भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृगु के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंगें धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती है। तरंगों के अस्थायी प्रहार से भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृगु के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंगें धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती है। समुद्री भृगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। समुद्री भृगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। भृगु के विकास व उसके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तट रेखा कुछ सम चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबों के किनारे से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती है। भृगु के विकास व उसके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तट रेखा कुछ सम चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारे से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती है। भृगु के विकास व उसके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तट रेखा कुछ सम चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारों से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती है। जैसे ही तटों के साथ अपरदन आरंभ होता है, विलांचली प्रवाह व तरंग इस अपरदित पदार्थ को सागरीय किनारों पर पुलिन और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती है। जैसे ही तटों के साथ अपरदन आरंभ होता है, विलांचली प्रवाह व तरंग इस अपरदित पदार्थ को सागरीय किनारों पर पुलिन, बीचेज और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती है। रोधिकाएं जलमग्न आकृतियां हैं और जब यही रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती है तो इन्हें रोध बैरियर कहा जाता है। रोधिकाएं जलमग्न आकृतियां हैं। जब यही रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती है तो इन्हें रोध बैरियर कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा होता है, इसे स्पिट कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा होता है, इसे स्पिट कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा होता है, इसे स्पिट कहा जाता है। जब रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, तब लैगून निर्मित होते हैं। जब रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, तब लैगून निर्मित होते हैं। जब रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, तब लैगून निर्मित होते हैं। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाता है और तटीय मैदान की रचना होती है।
कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाता है, तटीय मैदान की रचना होती है। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाते हैं, तटीय मैदान की रचना होती है। निम्न अवसादी चट्टानें, निम्न अवसादी चट्टानें, निम्न अवसादी चट्टानें, निम्न अवसादी तट, निम्न अवसादी तट, निम्न अवसादी तट, निम्न अवसादी तट। निचले अवसादी तटों के सहारे नदियाँ तटीय मैदान एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती है। निचले अवसादी तटों के सहारे नदियाँ तटीय मैदान एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती है। कहीं कहीं लैगून व ज्वारीय सक्रिय खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा सम अवलिक चिकनी होती है। कहीं कहीं लैगून व ज्वारीय सक्रिय खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा सम अवलिक चिकनी होती है। सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल लिए होते हैं, सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल लिए होते हैं, सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल लिए होते हैं। तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं, तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायता होती है, इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायता होती है। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगें अवनमित होती है तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं और इसके परिवहन से अवरोधिकाएं लैगून व स्पिट निर्मित होते हैं। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगें अवनमित होती है तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं और इनके परिवहन से अवरोधिकाएं लैगून व स्पिट निर्मित होती हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की अस्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की अस्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है। बड़ी नदियाँ जो अधिक नदभार लाती है निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती है। बड़ी नदियाँ जो अधिक नदभार लाती है निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती है। हमारे देश में पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है। हमारे देश में पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है। हमारे देश में पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है। पश्चिमी तट पर अपरदित आकृतियाँ बहुतायत में है। पश्चिमी तट पर अपरदित आकृतियाँ बहुतायत में है। पश्चिमी तट पर अपरदित आकृतियाँ बहुतायत में है। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट है, इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट है, इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट है, इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। इन दोनों तटों की उत्पत्ति व प्रवृत्ति को जानने के लिए आप भारत भौतिक पर्यावरण पुस्तक पढ़ेंगे। अपरदित स्थल रूप, अपरदित स्थल रूप, अपरदित स्थल रूप, अपरदित स्थल रूप, अपरदित स्थल रूप। अच्छा, ऊंचे चट्टानी तट, निम्न अवसादी तट। ऊंचे चट्टानी तट वर्सेस निम्न अवसादी तट, ऊंचे चट्टानी तट वर्सेस निम्न अवसादी तट, ऊंचे चट्टानी तट वर्सेस निम्न अवसादी तट, ऊंचे चट्टानी तट वर्सेस निम्न अवसादी तट। अनियमित ऊंचे चट्टानी, अनियमित तटरेखा सम अवलिक चिकनी तटरेखा, अनियमित तटरेखा सम अवलिक चिकनी तटरेखा, अनियमित तटरेखा सम अवलिक चिकनी तटरेखा, अनियमित तटरेखा सम अवलिक चिकनी तटरेखा। अपरदित स्थल रूप बहुतायता, निक्षेपित स्थल रूप बहुतायता, 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 अपरदित स्थल रूप बहुतायता, निक्षेपित स्थल रूप बहुतायता। पार्श्व भीरगु, समुद्री भीरगु, तरंग घर्षित वेदिकाएं, तरंग निर्मित वेदिकाएं, ये सब नहीं। पार्श्व भीरगु, समुद्री भीरगु, तरंग घर्षित वेदिकाएं, तरंग निर्मित वेदिकाएं, ये सब नहीं। पार्श्व भीरगु, समुद्री भीरगु, तरंग घर्षित वेदिकाएं, तरंग निर्मित वेदिकाएं, ये सब नहीं। पार्श्व भीरगु, समुद्री भीरगु, तरंग घर्षित वेदिकाएं, तरंग निर्मित वेदिकाएं, ये सब नहीं। पार्श्व भीरगु, समुद्री भीरगु, तरंग घर्षित वेदिकाएं, तरंग निर्मित वेदिकाएं, ये सब नहीं। डेल्टा नहीं, डेल्टा, डेल्टा नहीं, डेल्टा, 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 डेल्टा नहीं, डेल्टा, डेल्टा नहीं, डेल्टा। पुलिन रोध रोधिकाएं, स्पिट लैगून, पुलिन रोध रोधिकाएं, स्पिट लैगून यहाँ भी। पुलिन रोध रोधिकाएं, स्पिट लैगून, पुलिन रोध रोधिकाएं, स्पिट लैगून यहाँ भी। पुलिन रोध रोधिकाएं, स्पिट लैगून, पुलिन रोध रोधिकाएं, स्पिट लैगून यहाँ भी। पुलिन रोध रोधिकाएं, स्पिट लैगून, पुलिन रोध रोधिकाएं, स्पिट लैगून यहाँ भी। अपरदित स्थल रूप, अपरदित स्थल रूप, अपरदित स्थल रूप, अपरदित स्थल रूप, अपरदित स्थल रूप। भीरगु वेदिकाएं, कंदराएं तथा स्टैक, भीरगु वेदिकाएं, कंदराएं तथा स्टैक, भीरगु वेदिकाएं, कंदराएं तथा स्टैक, भीरगु वेदिकाएं, कंदराएं तथा स्टैक। ऐसे तट जहाँ अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया वहाँ प्राय दो मुख्य आकृतियाँ तरंग घर्षित भीरगु व वेदिकाएं पाई जाती है। ऐसे तट जहाँ अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया वहाँ प्राय दो मुख्य आकृतियाँ तरंग घर्षित भीरगु व वेदिकाएं पाई जाती है। ऐसे तट जहाँ अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया वहाँ प्राय दो प्रमुख मुख्य आकृतियाँ तरंग घर्षित भीरगु व वेदिकाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी समुद्र भीरगु की ढाल तीव्र होती है जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। लगभग सभी समुद्र भीरगु की ढाल तीव्र होती है जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। इनकी तलहटी पर एक मन ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भीरगु से प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है। इनकी तलहटी पर एक मन ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भीरगु से प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित
वेदिकाएं कहते हैं। भृगु की कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंगे टकराती है तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनती है और इसे गहराई तक खोखला कर देती है, जिससे समुद्री कंदराएं बनती है। भृगु की कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंग टकराती है तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनती है और इससे गहराई तक खोखला कर देती है, जिससे समुद्री कंदराएं बनती है। इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। भृगु के निवर्तन से चट्टान के कुछ अवशेष तटों पर अलग अलग थलग छूट जाते हैं। भृगु के निवर्तन से चट्टान के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं। ऐसे अलग थलग प्रतिरोधी चट्टान जो कभी भृगु के भाग से समुद्री स्टैक कहलाते हैं। ऐसे अलग थलग प्रतिरोधी चट्टान जो कभी भृगु के भाग से समुद्री स्टैक कहलाते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियां जो तरंग अपरदन द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भृगु की भांति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती है। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियां जो तरंग अपरदन द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भृगु की भांति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती है और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत व सिंगिल चौड़े पुलिन में परिवर्तित हो जाते हैं और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ व आच्छादित रेत व सिंगिल चौड़े पुलिन में परिवर्तित हो जाते हैं और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत व सिंगिल चौड़े पुलिन में परिवर्तित हो जाते हैं। निक्षेपित स्थल रूप पुलिन और टिब्बे। 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 तटों की प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है, यद्यपि ऊबड़ खाबड़ तटों पर ये टुकड़े पाए जाते हैं। तटों की प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है, यद्यपि ऊबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़े पाए जाते हैं। तटों की प्रमुख विशेषता पुलिन बीचेस की उपस्थिति है, यद्यपि ऊबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़े पाए जाते हैं। वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर थल से नदियों व सरिताओं द्वारा अथवा तरंग के अपरदन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर थल से नदियों व सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपरदन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियां हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियां हैं। कुछ रेत पुलिन सैंड बीचेज जो अस्थायी प्रतीत होते हैं किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ रेत पुलिन सैंड बीचेज जो अस्थायी प्रतीत होते हैं किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुलिन रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। अधिकतर पुलिन रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। सिंगल पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं तथा गोलास्मिकाएं होती है। सिंगल पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं तथा गोलास्मिकाएं होती हैं। सिंगल पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं तथा गोलास्मिकाएं होती है। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तट से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तट से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है। तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। रोधिका रोध तथा स्पीट। 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 समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल की कटक अपतट समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल की कटक को अपतट रोधिका कहलाती है। समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल की कटक अपतट समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल की कटक को अपतट रोधिका कहलाती है। समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल कटक अपतट समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल कटक को अपतट रोधिका ऑफशोर कहलाती है। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोध रोधिका बैरियर बार कहते हैं। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोध रोधिका बैरियर बार कहते हैं। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोध रोधिका बैरियर बार कहते हैं। अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्राय या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदियों के मुहाने के सम्मुख बनती है। अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्राय या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदियों के मुहाने पर से सम्मुख बनती है। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है और इन्हें स्पीट कहते हैं। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है तो इन्हें स्पीट कहते हैं। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है तो इन्हें स्पीट कहते हैं। शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पीट विकसित होती है। शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पीट विकसित होती है। शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पीट विकसित होती है। रोधिकाएं रोध व स्पीट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है।
रोधिकाएँ रोध व स्पीड धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों से या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लैगून के स्थान पर एक चौड़े व विस्तृत तटीय मैदान विकसित हो जाते हैं। लैगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों से या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लैगून के स्थान पर एक चौड़े व विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाते हैं। चित्र 7.15 उपग्रहीय चित्र गोदावरी नदी डेल्टा का स्पीड। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएँ तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती है, क्योंकि ये रोधिकाएँ इनकी प्रबलता को कम कर देती है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएँ तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती है, क्योंकि ये रोधिकाएँ इनकी प्रबलता को कम कर देती है। इसके बाद रोध पुलिन स्तूप तथा मैंग्रोव जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। इसके बाद रोध पुलिन स्तूप तथा मैंग्रोव हैं जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः अगर हम तटों के किनारे पर जाने वाले मैंग्रोव व तलछट से छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय स्थलाकृतियाँ अपरदित हो जाएंगी तथा मानव व मानवीय वस्तुओं को तूफान व सुनामी लहरों से सीधे व प्रथम प्रहार झेलने होंगे। अतः अगर हम तटों के किनारों पर पाए जाने वाले मैंग्रोव व तलछट से छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय स्थलाकृतियाँ अपरदित हो जाएंगी तथा मानव व मानवीय वस्तुओं को तूफान व सुनामी लहरों के सीधा व प्रथम प्रहार झेलने होंगे। पवने विंड्स पवने विंड्स पवने विंड्स पवने विंड्स उष्ण मरुस्थलों के दो प्रभावशाली अनाच्छादनकर्ता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन कारक है। उष्ण मरुस्थलों के दो प्रभावशाली अनाच्छादनकर्ताओं कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन कारक है। उष्ण मरुस्थल के दो प्रभावशाली अनाच्छादनकर्ताओं में कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिसे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिससे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत बनती है तथा अनुवात एवं उत्वाद प्रवाह उत्पन्न होता है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत बनते हैं तथा अनुवात एवं उत्वाद प्रवाह उत्पन्न होता है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत बनते हैं तथा अनुवात एवं उत्वाद प्रवाह उत्पन्न होता है। पवनी मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती है और उसके मार्ग में रुकावटें पवनों के विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। पवनी मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती है और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षेप उत्पन्न करती हैं। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होता है। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होता है। पवन अपवाहन घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है। पवन अपवाहन घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है। पवन अपवाहन घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती है। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण जैसी है। मरुस्थल में पवनें कई रोचक अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक स्थल रूप बनाती है। मरुस्थलों में पवनें कई रोचक अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक स्थल रूप बनाती है। वास्तव में मरुस्थल में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण वृहद क्षरण और प्रवाही जल की चादर बाढ़ शीट फ्लड से होता है। वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण वृहद क्षरण और प्रवाही जल की चादर बाढ़ शीट फ्लड से होता है। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती हैं। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतरण के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती हैं। अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाते हैं। अर्थात मरुस्थलों में अक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं वरन वर्षा व वृष्टि धोवन शीतवात से भी प्रभावित होता है। पवन केवल महीन मलबे का अपवहन कर सकती है और बृहद अपरदन मुख्यतः परत बाढ़ या वृष्टि धोवन से ही
संपन्न होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवाहन कर सकती है और बृहद अपर्दन मुख्यतः परत बाढ़ या वृष्टि धोवन से ही संपन्न होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवाहन कर सकती है और बृहद अपर्दन मुख्यतः परत बाढ़ या वृष्टि धोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियाँ चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रवाहित होती हैं। मरुस्थलों में नदियाँ चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रवाहित होती हैं। अपरदनात्मक स्थल रूप, 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 पेडिमेंट और पदस्थली, पेडिमेंट और पदस्थली, पेडिमेंट और पदस्थली, पेडिमेंट और पदस्थली, पेडिमेंट और पदस्थली। मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण व उसका ही विकसित रूप है। मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण और उसका ही विकसित रूप है। मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण और उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। अपर्दन भू सहित के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है। यह विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व व अपर्दन प्रारंभ होता है। अपर्दन भू सहित के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है। यह विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपर्दन प्रारंभ होता है। जब एक बार तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है जिसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। जब एक बार तीव्र ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है जिसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपर्दन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण बैकवास्टिंग के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन पीछे हटने की क्रिया कहते हैं। अपर्दन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण बैकवास्टिंग के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन पीछे हटना क्रिया कहते हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत खींचते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन होता जाता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत खींचते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है जिसे पेडिप्लेन पदस्थली कहते हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है जिसे पेडिप्लेन पदस्थली कहते हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है जिसे पेडिप्लेन पदस्थली कहते हैं। पलाया, 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 पलाया। मरुभूमियों में मैदान प्रमुख स्थल रूप है। मरुभूमि में मैदान प्लेन प्रमुख स्थल रूप है। मरुभूमि में मैदान प्रमुख स्थल रूप है। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिनों के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही पलाया कहलाती है। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही पलाया कहलाती है। पलाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर पलाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। पलाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर पलाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हो कलर भूमि या क्षारीय क्षेत्र अल्काई फ्लैट्स कहलाते हैं। ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हो कलर भूमि या क्षारीय क्षेत्र अल्काई फ्लैट्स कहलाते हैं। ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हो कलर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हो कलर भूमि या क्षारीय फ्लैट अल्काई फ्लैट्स कहलाते हैं। अपवाहन गर्त तथा गुहा, अपवाहन गर्त तथा गुहा, अपवाहन गर्त तथा गुहा, अपवाहन गर्त तथा गुहा, अपवाहन गर्त तथा गुहा। पवनों के एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। पवनों के एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। पवनों के एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं।
इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवहन गर्त कहते हैं। अपवहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बनती है। अपवहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बनती है। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूलकण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिन्हें वात गर्त कहते हैं बनते हैं और इसके बाद इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा कहते हैं। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूलकण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिन्हें वात गर्त कहते हैं बनते हैं और इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा कहते हैं। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूलकण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त वात गर्त ब्लो आउट्स बनते हैं ब्लो आउट्स कहते हैं बनाते हैं और इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा कैप्स कहते हैं। छत्रक, मशरूम, टेबल तथा पिठिका सेल। 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 मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती है और कुछ प्रतिरोधी चट्टानें के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले व ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती है और कुछ प्रतिरोधी चट्टानें के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले व ऊपरी भाग विस्तृत व गोल टोपी के आकार के होते हैं छत्रक आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका की भांति खड़े रहते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका की भांति खड़े होते हैं। बाढ़, चादर व पवन के द्वारा बनाए गए अपरदनात्मक अचल रूपों को वर्णित करें। बाढ़, चादर व पवन के द्वारा बनाए गए अपरदनात्मक अचल रूपों का वर्णित करें। निक्षेपित स्थल रूप, निक्षेपित स्थल रूप, निक्षेपित स्थल रूप, निक्षेपित स्थल रूप, निक्षेपित स्थल रूप। पवन एक छटाई करने वाला कारक भी है अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होता है। पवन एक छटाई करने वाला कारक सॉर्टिंग एजेंट भी है अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होता है। पवन एक छटाई करने वाला कारक सॉर्टिंग एजेंट भी है अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं जिसे साल्टेशन कहते हैं। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं जिसे साल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा कर ले जाए जा सकते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा कर ले जाए जा सकते हैं। चूँकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थों की छटाई का काम हो जाता है। चूँकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थों छटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ होती है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ होती है। अतः पवन के निक्षेपित स्थल रूपों में कणों की महीनता देखी जा सकती है। अतः पवन के निक्षेपित स्थल रूपों में कणों की महीनता भी देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति व अस्थायी पवन की दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं। रेत की आपूर्ति व अस्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं। बालू टिब्बे, सैंड ड्यून्स। 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 उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान है। उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बे के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान है। उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान है। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है बरखान कहलाते हैं। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकले होते हैं बरखान कहलाते हैं। नवचंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकले होते हैं बरखान कहलाते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है वहाँ परवलयिक बालुका टिब्बों का निर्माण होता है अर्थात अगर पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो परवलयिक बालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है वहाँ परवलयिक पैराबोलिक बालुका टिब्बों का निर्माण होता है अर्थात अगर पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो परवलयिक बालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है वहाँ परवलयिक पैराबोलिक बालुका टिब्बों का निर्माण होता है अर्थात अगर पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो परवलयिक बालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। सिर्फ बरखान की ही भांति होते हैं। सिर्फ बालू टिब्बे में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसे पवनों
की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सिर्फ बरखान की ही भांति होती है। सिर्फ बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है, ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सिर्फ बरखान की ही भांति होते हैं। सिर्फ बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है, ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीप की यह भुजा ऊंचाई व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। सीप की यह भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। सीप की यह भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो अनुदैर्घ्य टिब्बों बनते हैं। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो अनुदैर्घ्य टिब्बे बनते हैं। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो अनुदैर्घ्य टिब्बे बनते हैं। यह अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। ये अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। ये अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत के स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रह जाती। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती हैं। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बे का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव वस्तुओं के निकट स्थित हो जाते हैं। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव वस्तुओं के निकट स्थित हो जाते हैं। चित्र 7.16 बालू टिब्बे के भिन्न रूप तीर द्वारा वायु दिशा का चित्रण। चित्र 7.16 बालू टिब्बे के भिन्न रूप तीर द्वारा वायु दिशा का चित्रण। बरखान 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 सिप 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 पैराबोलिक 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 अनुप्रस्थ 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 अनुदैर्घ्य 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 अनुदैर्घ्य। हर हर महादेव। जय माता दी। हर हर महादेव।